चलें आ जाएं। जो 191 है ना एमसीक्यूज, वो तो सिंपल है भाई। इस एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है उसको क्या कंसीडर करेंगे, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस या कंडेंसेशन। कंट्रिक्शन में तो एक्टिन और मायोसिन बोथ होती है। हाँ, बोथ ऑप्शन का नहीं है। जो कंट्रक्टाइल मेन प्रोटीन है ना उसको एक्टिन को कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रख लें। दोनों कंट्रक्शन में रोल प्ले करती हैं, मगर जो मेन कंट्रक्टाइल प्रोटीन है वो एक्टिन है जी। बहुत सारे सवाल थे जो बच्चों ने गलत किए हैं। प्रोटीन विच टेक पार्ट which are protein which are the part of plasma membrane, very important because they provide support for structure and rigidity to the cell membrane। ये ऑप्शन सही होगा। काफी बच्चों ने गलत किया है। दे फंक्शन एज अ बायोकैटलिस्ट। सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा बायोकैटलिस्ट होंगे क्या भाई? अगर दूसरा ऐसा सवाल था कि एंजाइम which are present in the protoplasm or the part of protoplasm that are important in, तो आप वहां पे वो प्रोटीन that are important in the protoplasm, वहां पे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन को आप बायोकैटलिस्ट एंजाइम कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कोई टनल चैनल वगैरह किसी और प्रोटीन की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। विच स्टीरॉइड यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपने गलत किया था। विच स्टीरॉइड इज यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कोलेस्ट्रोल होगा। भाई क्या बताऊं, बहुत सारे सवाल आपने गलत किए हैं। मैंने तो सोचा था बायो की टेस्ट इतनी आसान बनाई है मैंने इस पिछली बार के। पता है काफी बच्चों ने क्या किया है, विच टाइप ऑफ शुगर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन द डीएनए मॉलिक्यूल, ये सवाल था। उसमें जवाब थे कि टाइप ऑफ शुगर नॉन रिड्यूसिंग और टाइप ऑफ बॉन्ड हाइड्रोजन और आयोनिक। दूसरा टाइप ऑप्शन था बी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर डीऑक्सीराइबोज मतलब, और हाइड्रोजन और पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड नहीं होंगे। और तीसरा ऑप्शन था सी, रिड्यूसिंग शुगर। हाँ सही है, सक्रोज के अलावा सारे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग है। उसके बाद कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑप्शन सही होगा सी। पता नहीं क्या हो गया है आपको, किसी किसी बच्चे ने डीएनए में पेप्टाइड बॉन्ड टिक करके आए हैं। क्योंकि भाई क्यों किया है डीएनए में को पेप्टाइड बॉन्ड? क्योंकि सर नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी, डीऑक्सीराइबोज नॉन रिड्यूसिंग। अरे भाई अकेले डीऑक्सीराइबोज शुगर को आप नॉन रिड्यूसिंग क्यों कह रहे हैं? नॉन रिएक्टिव हो गई, वो न्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड करने के बाद नॉन रिएक्टिव हो रही है। दूसरा कार्बन फ्री बच रहा था, तो उस फ्री कार्बन से ओएच निकालनी पड़ी ताकि बाद में ये बॉन्ड ना करे। तो आपने पता नहीं ये क्या ब्लेंडर करके आए हैं आप टेस्ट में। खैर, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया, बिल्कुल थोड़े थोड़े बच्चों ने ये मिस्टेक की है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डीएनए के अपोजिट स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के बीच। ठीक है ना, चलो छोड़ रहे हैं इन सवालों को, अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक फॉर टुडे इज एंजाइम। और एंजाइम एक मक्खन टाइप टॉपिक है जो हमें इंशाल्लाह आज इसका ओवरव्यू लेना है, अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन करना है। आर यू रेडी? पीएमसी ने बहुत बाहर टच किया है भाई एंजाइम को, तो जहां जहां पे बाहर गए हम भी वहां पे जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर जाके वापस चले आए, टाइम वेस्ट करें। जहाँ पे उन्होंने टारगेट किया है वहां पे हम जाएंगे, वहां वहां पे हम इंशाल्लाह चीजों को कवर करेंगे। आ जाएं, स्टार्ट करें। एंट्री वाले बच्चे हैं, आपको तो पता ही है कि जो एंजाइम है वो बने हुए हैं। एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन नेचर के हैं, प्रोटीन नेचर हैं। प्रोटीएजेस लिखा हुआ है, पहली टाइपिंग मिस्टेक की हुई है कंप्यूटर वाले ने और हमने भी सेट नहीं की। प्रोटीन नेचर के हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, और टर्शरी प्रोटीन में से ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है ना, अभी ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है एंजाइम, ये कैसे हैं? हम एंजाइम को ऐसे बनाते हैं भाई, ये हमारा हो गया एंजाइम। ये सारी जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोबुलर शेप है, ये सारी, ये सारी जो शेप है ये मैं बना रहा हूँ, ये ग्लोबुलर शेप हो गई एंजाइम की। और ये जो साइज है ये वाली, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की। क्या कहते हैं एक्टिव साइट को? अ स्मॉल ग्रूव विच कंसिस्ट ऑफ, हमने पढ़ा था 3 to 12 अमाइनो एसिड
इस ग्रुप जहाँ पे फूड बाइंड हो इसे हम एक्टिव साइट कहेंगे। तो सिर्फ 3 से 12 अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिव साइट बनाते हैं, बाकी सारे अमाइनो एसिड ग्लोब्यूलर प्रोटीन की ग्लोब्यूलर शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, ये आपका एंजाइम है। एंजाइम एक प्रोटीन है जिसे बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन कहा जाता है। एंजाइम को बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है, हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस में रोल प्ले करती है। एंजाइम हमारे पास राइबोजाइम के 2 एग्जाम्पल हैं। एक हम पढ़ते हैं आरएनए की स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग किसको पता है भाई? आप कहेंगे सर आरएनए स्प्लाइसिंग इज अ प्रोसेस in which introns are removed from the mRNA and exons are joined to each other in the mRNA। जो इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को आपस में जोड़ने का प्रोसेस है उसे हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। इंट्रॉन और एक्सॉन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है न्यूक्लियस में। ये ठीक हो गया। आरएनए स्प्लाइसिंग वाला जो एंजाइम है वो आपका राइबोजाइम है। राइबोजाइम जो एंजाइम है वो आरएनए नेचर का है, प्रोटीन का नहीं। तो राइबोजाइम एक नाम है, एक एंजाइम नहीं। ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको हम राइबोजाइम कहते हैं, जिनको हम राइबोजाइम कहते हैं। ये एक एंजाइम नहीं, जैसे प्रोटीएज एक एंजाइम नहीं, प्रोटीन को तोड़ने वाले सारे प्रोटीएजेस हैं। और उसके बाद इस आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कौन सा एंजाइम है भाई? कहाँ पे पढ़ा था, याद करें। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है राइबोसोम पर अमीनो एसिड के बीच, उसे हम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कहते हैं। ये भी आरएनए नेचर का एंजाइम है, इसे भी हम राइबोजाइम कहेंगे। ये 2 आपके टेक्स्ट में दिए गए एग्जांपल मुख्तलिफ जगहों पर। हाँ, पी साइड पर बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल। तो ये एंजाइम प्रोटीन के नहीं है, बाकी जो आपके प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं। उनके अंदर एक्टिव साइट है और एलोस्टेरिक साइट है। एलोस्टेरिक साइट हम किसको कहते हैं? जो एंजाइम की बैक साइड है उसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। जो एंजाइम की वो जगह जहाँ पे फूड बाइंड हो, जहाँ पे ये जो जगह है, ये जो जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होना चाहिए, इस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये आपका हो गया सबस्ट्रेट। ठीक हो गया, ये आपका हो गया एंजाइम। ये एंजाइम की आपकी कौन सी जगह हो गई? ये हो गई एक्टिव साइट। और ये एंजाइम की आपकी हो गई कौन सी जगह? एलोस्टेरिक साइट, बैक साइड। एक्टिव साइट कौन सी जगह पे? जहां पे फूड बाइंड होगा। अभी भाई जो एक्टिव साइट है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्टिव साइट को मोड ऑफ एक्शन में। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएं। एंजाइम क्यों है हमारी बॉडी में? सवाल है, हमारी बॉडी में एंजाइम क्यों है? अगर मुझे बताएं आपकी बॉडी में एंजाइम ना हो तो पता है क्या होगा? एंजाइम रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो अगर आपके बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सारे सेल्स को एनर्जी की नीड है, फूड की नीड है। अगर भाई आपके पास एंजाइम ना हो, सपोज करिए आप कुछ खा रहे हैं, तो वो आपका टाइम से डाइजेस्ट होगा। अभी 4 से 6 घंटे में सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। मुझे बताएं क्या डाइजेशन कंप्लीट होगी? 5-8 घंटे तक कंप्लीट हो सकती है विदाउट एंजाइम? नहीं। एंजाइम क्या करते हैं? टाइम को बचाते हैं, टाइम को कंजर्व करते हैं, जल्दी में प्रोसेस को फास्ट करते हैं। तो अगर एंजाइम ना हो तो बॉडी की नीड पूरी नहीं पड़ेगी भाई। बॉडी को जितना फूड चाहिए उतना नहीं मिल सकेगा। सर कुछ बुक में एक्टिव साइट को कह रहे हैं कि कुछ में सबस्ट्रेट किसको फॉलो करें। एक्टिव साइट ये है भाई, इसमें सबस्ट्रेट बाइंड होगा, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड होगा। ठीक है ना, ओके। तो एंजाइम की इसलिए जरूरत है हमें कि जल्दी जल्दी में रिएक्शंस हो जाएं, ग्रोथ करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, बॉडी में जो भी आपके रिएक्शन हो रहे हैं। आप ग्रो ही ना कर पाए अगर आपके पास एंजाइम ना हो। आपके जो भी रिएक्शंस हैं आप कैसे अगर एंजाइम ना हो तो रिएक्शन कैसे होंगे भाई बताएं? अगर एंजाइम ना हो तो रिएक्शन कैसे होंगे? हीट की मदद से। क्या आप हीट देंगे अपने बॉडी को? क्या आप हीट देंगे? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बढ़ते हैं। हीट हम दे नहीं सकते क्योंकि बॉडी जल जाएगी, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी।
वैसे हीट से रिएक्शन तो होंगे, पता नहीं फिर क्या से क्या हो जाएगा। चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन करने के लिए हमने एंजाइम रखे हुए हैं, तो एंजाइम के ऊपर, इस हीट के ऊपर डिटेल में आएंगे। एंजाइम स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ये आपका सवाल रह गया है, ठीक है ना। ये मैं अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि कैसे स्पीड अप, इतना याद करें एंजाइम स्टार्ट नहीं करते केमिकल रिएक्शन को। रिएक्शंस आर ऑलरेडी अकरिंग इन द सेल, इन द बॉडी। वो जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको फास्ट करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। कैसे, हाउ, ये हमारा सवाल है जो बाद में क्लियर होगा। जब हम लोकल कंडीशन पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंजाइम के पास जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, देखें भाई, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाऊं कि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एंजाइम, ठीक है ना, ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट। देखें एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें सबस्ट्रेट सही फिट नहीं होगा, क्योंकि जो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप है और सबस्ट्रेट की शेप है वो चेंज है, या है ना, चेंज है ना, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की शेप ये फिट नहीं हो सकते। या ऐसा कहें, यहाँ पे अगर कोई चीज आए जो ऐसे ऐसे यहाँ पे बाइंड हो जाए, एक्टिव साइट को सीधा कर दे, एक्टिव साइट को प्लेन कर ले, ताकि यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड, अच्छा वो एक्टिव साइट को प्लेन भी करती है और उसमें बॉन्ड करने की कैपेसिटी भी होती है, सबस्ट्रेट से बॉन्ड भी करती है। वो जो चीज है जो एक्टिव साइट को परफेक्ट करती है, एक्यूरेट करती है सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए, उस चीज को हम नॉन प्रोटीन चीज कहते हैं। एक्चुअली द नेम इज कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब है एंजाइम के ऊपर कोई एक चीज है जिसका असर है, कोफैक्टर, जिसका फैक्टर, जो फैक्टर है असर करेगा एंजाइम की एक्टिविटी पर। वो कौन सा है, वो प्रोटीन नहीं है, एंजाइम तो प्रोटीन का बना हुआ है, मतलब एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा जो एंजाइम की हेल्प करेगा सबस्ट्रेट को बाइंड करने में, कभी कभी तो सबस्ट्रेट को एनर्जी भी देता है। तो मैंने लिखा है कि कोफैक्टर का क्या काम है, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो ब्रिज बनेगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच, जो ब्रिज बनेगा एंजाइम और सबस्ट्रेट, यानी ये जो सबस्ट्रेट जब बाइंड होगा इसको बाइंड करने में हेल्प करेगा, इसे हम ब्रिज कह रहे हैं। और कभी कभी ये सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा, ये कोफैक्टर सोर्स देगा, एंजाइम को यूज करेगा रिएक्शन करने के लिए। तो मेन दो काम है, या तो ब्रिज बनना मतलब एक्टिव साइट को परफेक्ट बनाना, सबस्ट्रेट के लिए सही करना, प्लेन करना, ब्रिज बनना, कनेक्शन करना, या सोर्स ऑफ एनर्जी देना। तो कोफैक्टर हमारे पास तीन टाइप के हैं भाई। अगर इनऑर्गेनिक हो तो उन्हें हम एक्टिवेटर कहेंगे, अगर ऑर्गेनिक हो तो हमें उनको एंजाइम कहेंगे। मगर एक्टिवेटर भी लूजली अटैच होते हैं और कोएंजाइम भी लूजली, दोनों एक्टिवेटर और कोएंजाइम क्या अटैच होते हैं, एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं। मुझे कौन बताएगा एक्टिवेटर और कोएंजाइम में फर्क ये है कि ये देखिए मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये ईटीसी आपके एक्टिवेटर हो गए, और कोएंजाइम में एग्जांपल दिए हैं NAD, FAD और ATP जो कि न्यूक्लियोटाइड हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड हैं, ये दोनों, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है। कौन बताएगा एक्टिवेटर और कोएंजाइम में सिमिलरिटी कौन सी है? आप कहेंगे सर बोथ डिटेचेबल हैं, बोथ लूजली अटैच हैं, बोथ एंजाइम से अटैच भी होंगे, डिटेच भी हो सकते हैं, अटैच भी होंगे, डिटेच भी हो सकते हैं, क्योंकि बोथ लूजली अटैच हैं। दोनों में डिफरेंस पूछूं तो क्या है? आप कहेंगे सर को सीधी तो बात है, को एंजाइम ऑर्गेनिक है और को फैक्टर एक्टिवेटर जो है वो इनऑर्गेनिक है, दोनों को मिला के हम एक्टिवेटर कह सकते हैं, ठीक है ना। ओ सॉरी, को फैक्टर कह सकते हैं। एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक, को एंजाइम ऑर्गेनिक। अच्छा, जो कोएंजाइम है वो खास करके कहाँ से आते हैं? कोएंजाइम जो है ना भाई, वो विटामिन से बन के आते हैं, विटामिन से बनते हैं। तो विटामिन्स आर द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम्स, ठीक है ना। मुझे कौन बताएगा, ग्लाइकोलाइसिस में आपने एक एंजाइम पढ़ा है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, मुझे बताएं उसके साथ कौन सा कोएंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस में? नहीं पढ़ी ग्लाइकोलाइसिस भाई? कोई कमेंट? वेरी गुड। नहीं हरेश भाई, नहीं 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 नहीं, तिशा बिल्कुल बिल्कुल ओके, आंचल बिल्कुल ओके।
NAD होता है भाई, जो कि हाइड्रोजन लेकर NADH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, और FAD कहां पे कोएंजाइम काम करता है, कौन बताएगा, फोटोसिंथेसिस में या क्रेब्स साइकिल में या केल्विन साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में, बताएं। क्रेब्स साइकिल में जब फ्यूमरेट बनता है तब ये यूज होता है, याद करें। और ये हाइड्रोजन लेकर FADH हो जाता है और जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर, हाइड्रोजन दे देता है जहां से जो 2 ATP बनती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एक्टिवेटर और कोएंजाइम हो गए। बाकी प्रोस्थेटिक ग्रुप का डिफरेंस है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आप उसे कहेंगे जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो, ये भी तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोएंजाइम एक्टिवेटर भी तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, मगर इसमें डिफरेंस ये है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा इन दोनों से चेंज इसलिए है क्योंकि ये टाइटली अटैच है, ये टाइटली अटैच है। कोएंजाइम और एक्टिवेटर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है मगर लूजली अटैच है, यहाँ पे सिमिलरिटी है। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के बीच सिमिलरिटी कौन सी है, बताएं। इन दोनों के बीच बोथ आर ऑर्गेनिक, डिसिमिलरिटी कौन सी है, ये लूजली अटैच है और प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच है। तो मुझे बताएं परमानेंटली अटैच कौन होगा, नॉन डिटेचेबल कौन होगा, जल्दी बताएं भाई, कमेंट में बताते जाएं तो मैं आगे चलता जाऊंगा, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि जब आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, आपने सही बताया कि बोथ जो है ऑर्गेनिक है, मगर डिफरेंस ये है कि कोएंजाइम लूजली अटैच है, जबकि जो कोएंजाइम है प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली अटैच है। भाई देखें, यहाँ पे मैंने सिंपल चीजें लिखी हैं, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम, एंजाइम के टाइप। मुझे बताएं, ये सेल है भाई, एंजाइम कहाँ पे बनते हैं, एंजाइम बनते कहाँ पे हैं, सेल में बनेंगे या बाहर बन सकते हैं एंजाइम, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में बन सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है ना, तो सेल में बनेंगे। तो एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम दोनों बनेंगे कहाँ पे, सेल पे। अगर सेल के बाहर वर्क करे, आउटसाइड वर्क करे एंजाइम, वर्क आउटसाइड करे तो उसे हम एक्सो एंजाइम कहेंगे। बने भी अंदर, काम भी अंदर करे, इनसाइड काम करे, माना मतलब वर्क करे, मतलब फंक्शन करे, तो उस एंजाइम को हम एंडो एंजाइम कहेंगे। मुझे बताएगा कौन, GIT ट्रैक वाले, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक वाले एंजाइम एंडो एंजाइम है या एक्सो एंजाइम है, स्टमक के एंजाइम, माउथ के एंजाइम, इंटेस्टाइन के एंजाइम, पेंक्रियाज के एंजाइम, पेप्सिन एक्सो, ट्रिप्सिन एक्सो, केमोट्रिप्सिन एक्सो, इंटेरोकाइनेज एक्सो, सारे जो भाई ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के एंजाइम है, ये क्या सेल में पैदा होकर वहां पे काम करते हैं, नहीं है, बाहर काम करते हैं, लिवर के इसके एलिमेंट्री कैनाल के बीच, स्टमक के अंदर जो कैविटी है वहां पे काम करते हैं, सेल से बाहर निकल आते हैं। अच्छा, और एक और बात, एंडो और एक्सो का कॉन्सेप्ट, और मुझे बताएं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन वाले एंजाइम कौन से हैं, एंडो हैं एक्सो हैं। रेस्पायरेशन वाले एंजाइम कौन से हैं, एंडो हैं एक्सो हैं। रेस्पायरेशन वाले भाई बताएं, रेस्पायरेशन वाले, फोटोसिंथेसिस वाले बताएं, ठीक है ना। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके एंजाइम कौन से हैं, एनएरोबिक रेस्पायरेशन वाले कौन से हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन वाले सारे एंडो 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 एंजाइम हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वाले एंजो एंडो हैं। अभी एपो एंजाइम और होलो एंजाइम का क्या काम, ये मैंने पढ़ लिया है हमने, बस एक चीज समझनी है। देखें, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एंजाइम, एंजाइम के साथ ये आपकी हो गई प्योर प्रोटीन, ये भी आपका हो गया एंजाइम, ठीक है ना। अगर एंजाइम के साथ, अगर एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट का मतलब क्या, नॉन प्रोटीन पार्ट का मतलब क्या, इट मे बी एक्टिवेटर, इट मे बी कोएंजाइम, इट मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप। इन तीनों में से अगर कोई चीज अटैच है तो वो क्या प्रोटीन की है, क्या कोफैक्टर सारे प्रोटीन के बने हुए हैं, बताएं।
क्या सारे कोफैक्टर नहीं? तो पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर को मिलाकर आप एंजाइम को कहेंगे होलो एंजाइम। यानी होलो एंजाइम के दो पार्ट हो गए। होलो एंजाइम के कितने पार्ट हो गए भाई? दो। एक प्रोटीन पार्ट, एक प्रोटीन पार्ट जिसे आप कहेंगे एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। ठीक है ना, ये प्योर प्रोटीन है, इसे आप क्या कहेंगे? ये आपका हो गया एपो एंजाइम। और अगर इस एपो एंजाइम से नॉन प्रोटीन पार्ट यानी आप कोफैक्टर जोड़ लें तो ये आपके दोनों को मिलाकर आप कहेंगे ये आपका हो गया होलो एंजाइम। तो ये एपो एंजाइम हो गया। ये एपो एंजाइम से ये क्या मिला? कोफैक्टर मिला, एक्टिवेटर मिला, कोएंजाइम मिला या प्रोस्थेटिक ग्रुप मिल गया। अब आप इस सारे को आप कहेंगे होलो एंजाइम। मुझे बताएं, कौन बताएगा मुझे, अगर अगर एक्टिवेटर को क्या कहा हमने, कोएंजाइम को क्या कहा? ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। याद है ना? याद करते जाएं भाई, कमेंट में बताते जाएं। मुझे आगे चलना नहीं आता ऐसे। ब्रिज, अगर ये ब्रिज नहीं होगी तो एंजाइम काम करेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, एंजाइम काम नहीं करेगा ना भाई। तो एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में से फंक्शनल एंजाइम कौन सा हो गया? एपो एंजाइम हम कह रहे हैं ओनली जिसके पास प्रोटीन हो, ओनली जिसके पास प्रोटीन हो, जिसके पास क्या ना हो? जिसके पास कोफैक्टर ना हो। जिसके पास कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब इट में बी एक्टिवेटर, इट में बी कोएंजाइम, इट में बी थर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है ना, ये तीनों ही ना हो तो उस ओनली प्रोटीन का बना हुआ उसे एपो एंजाइम कहेंगे। तो एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में से होलो एक्टिव हो गया, ओपो एंजाइम इनएक्टिव हो गया। एक अजीब सी बात सुनी, खोपड़ी खोलें तो मैं एक बात कहूं, एक एक्सेप्शन है भाई। एक्सेप्शन ये है, आपका जो ट्रिप्सिन एंजाइम है और आपका जो पेप्सिन एंजाइम है, ये जो एंजाइम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। इनके माउथ के अंदर, माउथ मैं कहता हूं एक्टिव साइड को, माउथ के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन लगी होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन, कोफैक्टर नहीं कहा मैंने, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखती है। इनके अंदर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या लगाया मैंने? पॉलीपेप्टाइड। ये भी प्रोटीन है कोएंजाइम और ये भी प्रोटीन। अब इसको क्या कहेंगे? होलो कहेंगे क्या इसको? नहीं कहेंगे। अच्छा, एक्टिव कहेंगे क्या इसको? एक्टिव भी नहीं कहेंगे। अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन निकल जाए तो ये एक्टिव साइट खुल जाएगी। ये वाहिद दो एंजाइम हैं बॉडी के अंदर जिनको कोफैक्टर की नीड नहीं है। बोथ डोंट हैव नीड ऑफ कोफैक्टर। इनको कोफैक्टर्स की नीड नहीं है काम करने के लिए भाई, ये विदाउट कोफैक्टर काम करेंगे। मतलब ये हुआ, अगर इनके पास कोफैक्टर नहीं है तो क्या है ये, एक्टिव या इनएक्टिव? ये एंजाइम दूसरे ट्रिप्सिन और पेप्सिन को छोड़कर इनएक्टिव हैं। और यहां पे अगर इनके पास पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है तो ये एक्टिव बन जाएंगे। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये इनएक्टिव है। मतलब इनको रिक्वायरमेंट है कोफैक्टर की, ये डिपेंड करते हैं कोफैक्टर पे नहीं। इन जनरल आ जाए तो क्या कहेंगे? इन जनरल आ जाए तो एंजाइम कौन से एक्टिव है, एपो या होलो? होलो। मगर यहाँ पे तो ये एपो एंजाइम है भाई, यहाँ पे तो ये एपो एंजाइम है। इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर हम निकाल लें, इसकी अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन को निकालते हैं यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन को निकाल लें, ये एक्टिव हो गया अभी। आप कहेंगे सर ये एक्सेप्शन है कि ये एंजाइम कोफैक्टर यूज नहीं करता, ये हाईली स्पेसिफिक है, ये कोफैक्टर यूज नहीं कर सकता। इसे भी हम ओपो एंजाइम नहीं कहेंगे, इसे भी फंक्शन के अकॉर्डिंग हम होलो एंजाइम कहेंगे। इस पेप्सिन को हम, इस एपो एंजाइम को हम क्या कहते हैं? सॉरी, इस एपो एंजाइम को हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। जब पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें से निकाल दें तो हम इसे कहेंगे होलो एंजाइम। कौन से बिहाफ पे भाई? कोफैक्टर अटैच है? नहीं।
एक्टिव है, हाँ एक्टिव है, इसीलिए फंक्शनैलिटी के हवाले से हम इसको होलो एंजाइम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है मेजॉरिटी ऑफ जो एंजाइम है वो होलो एंजाइम के फॉर्म में एक्टिव होते हैं, मगर ये एपो एंजाइम के फॉर्म में एक्टिव है तो हम एपो एंजाइम नहीं कहेंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। एपो एंजाइम कह रहे हैं तो मतलब इनएक्टिव की बात हो रही है, इसीलिए हम एपो एंजाइम को हम क्या कह रहे हैं, होलो एंजाइम कह रहे हैं। एपो एंजाइम तब कहेंगे जब इसके माउथ के अंदर टेप लगी होगी। टेप का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, पता है? टेप का मतलब क्या कह रहा हूं, मतलब माउथ के अंदर टेप, मतलब उसका माउथ बंद है, मतलब एक्टिव साइड बंद है। पॉलीपेप्टाइड चेन, गुड, ठीक है ना। आ जाएं, आ जाएं, यहां तक बात क्लियर हो गई। एंजाइम कहां पर होंगे भाई, कौन बताएगा? एंजाइम कहां पर होंगे? आप कहेंगे सर ये कोई बात हुई, लोकेशन हम बता रहे हैं आपको। आप कहेंगे सर एक तो एंजाइम फ्री प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। दूसरा, एंजाइम जो है वो ऑर्गेनेल्स में होंगे, ऑर्गेनेल्स में होंगे, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपने फोटोसिंथेटिक एंजाइम है। उसके बाद आप कहेंगे लाइसोसोम के पास एंजाइम है, पेरोक्सिसोम के पास एंजाइम है, ग्लाइकोक्सिसोम के पास एंजाइम है। ओके सर, गोल्जी बॉडी में भी एंजाइम है, ईआर में भी लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन के लिए एंजाइम है। राइबोसोम के पास कौन सा एंजाइम है? अभी अभी मैंने बताया है, बताएं। राइबोसोम के पास कौन सा एंजाइम है? राइबोसोम के पास कौन बताएगा भाई? नहीं बताया किसी ने। राइबोजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके 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 ओके, राइबोसोम के पास हैं। और उसके पास आप कहेंगे कुछ एंजाइम फ्री होते हैं, कुछ जो है वो अटैच होते हैं मेम्ब्रेन से। भाई मैं पूछूं मेम्ब्रेन से अटैच क्यों है एंजाइम? आप कहेंगे सर कुछ ऐसे रिएक्शन है जो सीक्वेंस से चलते हैं, जो सीक्वेंस से चलते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है आपकी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो क्रिस्टी पर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। यहाँ पे जो आपके एंजाइम होते हैं, यहाँ पे जो आपके एंजाइम होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्रिस्टी के ऊपर, ये आपके ऐसे चेन में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है स्टेप बाय स्टेप है, तो स्टेप बाय स्टेप वाले जो रिएक्शन वाले एंजाइम है वो मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में एक एंजाइम है, वो भी मेम्ब्रेन से अटैच है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीडेज वगैरह, ये आपको पढ़े हुए होंगे आपने। एनएडीएच एक्सेप्टर, एफएडीएच एक्सेप्टर, और साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ए3 कॉम्प्लेक्स लास्ट वाला, ये सारे जो एंजाइम है इनके पास ये मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई। एंजाइम, एंजाइम ये क्या लिखा हुआ है, मैंने गलत लिखा हुआ है। इफ एंजाइम प्रोड्यूस इन एक्टिव फॉर्म देन क्या होगा? सही लिखा हुआ है सवाल, क्या होगा भाई बताएं। अगर एंजाइम प्रोड्यूस हो एक्टिव फॉर्म में, कौन से एंजाइम? एक्सो एंजाइम। अगर एक्सो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हो, यानी ये सेल है, ये सेल्स हैं, ठीक है ना, ये सेल्स हैं, इनको काम इन सेल से बाहर यहाँ पे काम करना है, वर्क यहाँ पे करना है, बन यहाँ पे रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में बनेंगे तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर सेल की दवाई कर देंगे, सेल की सारे की दवाई कर देंगे, ठीक है ना। पेप्सिन क्यों इनएक्टिव फॉर्म में बनता है? जैसे जाइमोजिन ग्रेन्यूल कहते हैं, पैक्ड होता है ग्रेन्यूल के फॉर्म में पेप्सिन, और पेप्सिन के मुंह पे पट्टी भी लगी होती है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, और कवर भी लगा होता है, उसे मिला के जाइमोजिन ग्रेन्यूल कहते हैं। ट्रिप्सिन आपका ट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है, केमोट्रिप्सिन आपका केमोट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है। तमाम जो एक्सो एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होते हैं भाई? प्रोटेक्शन करने की, जो सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे उनका काम नहीं है, इसीलिए वो वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में जा रहे हैं। अगर वहां पे एक्टिव होंगे तो सेल की प्रोटीन्स को खा जाएंगे, मेम्ब्रेन्स को तोड़ देंगे, ठीक है ना, सारी जो सेल की प्रोटीन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। इसीलिए जो एक्सो एंजाइम है मोस्टली प्रोटीन को बचाने के लिए, सेल्स की प्रोटीन को बचाने के लिए वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। ये सवाल काफी बार पूछा गया है कि जो एंजाइम्स हैं क्यों बनते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। आ जाएं भाई उसके बाद एंजाइम क्यों, ये आपका क्लियर हो गया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे आ रहे हैं भाई। आज की जो बात है, जो लेक्चर की शुरुआत है,
वो यहीं से होगी। अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं वो अवाल प्रोग्राम थे। ये बात आ गई भाई। यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं अपने चैप्टर में जिसका नाम है एंजाइम। इंटर तो हुए थे पहले ही, मगर मोस्ट मोस्ट जो अफेक्टिव चीजें हैं वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। आपको पता है कि एंजाइम इंक्रीज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। मैंने फिर भी ये कह दिया कि ये सवाल हो गया भाई आपका, कैसे स्पीड अप करते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी में। इतना याद करें, एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है ना। टर्नओवर रेट और एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा, उसमें बेहतरीन ये सारा अपना जो बेस होगा वो इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन पे होगा, ठीक है ना। कैसे लोअर करेगा, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी पे होगा। ट्रांजिशन स्टेट की बातें पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी में। हाँ स्टार्ट नहीं करेंगे, स्पीड अप करेंगे। मतलब एंजाइम क्या करेंगे, थोड़े समय में थोड़े टाइम में ज्यादा काम करके देंगे। एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट को। एंजाइम डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। मुझे बताएं, एंजाइम ज्यादा होने चाहिए या सबस्ट्रेट ज्यादा होना चाहिए? कौन बताएगा, जल्दी बताएं। सबस्ट्रेट ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि सबस्ट्रेट अगर 100 हैं आपके पास, एंजाइम 10 हैं, तो 10 एंजाइम पहले 10 सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेंगे, बाकी कितने बचे, 90। फिर 10 को, फिर 10 को, फिर 10 को, फिर 10 को, मतलब एंजाइम रीयूज होते हैं। इसके लिए इसी वजह से एंजाइम स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। अगर भाई आपके एंजाइम थोड़े हैं तो कॉन्सेप्चुअल बात है रीयूज होंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है कंज्यूम नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, उसको तोड़ेगा, खुद भी टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। सबस्ट्रेट को तोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट उससे निकल जाएगा, फिर दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके निकाल देगा, फिर दूसरे से। ऐसे एंजाइम। अच्छा अगर बताएं एंजाइम ज्यादा होते सबस्ट्रेट कम होते तो नुकसान कौन सा था? आप कहेंगे सर हम जो खा रहे हैं वो सारी एनर्जी एंजाइम को बनाने में लगती, फिर काम क्या? जो सबस्ट्रेट खाते उनसे एंजाइम बनते, तो एंजाइम का काम क्या हुआ, कुछ भी नहीं। इसलिए एंजाइम को थोड़ा रखें, एंजाइम के जो काम है सबस्ट्रेट को तोड़ना वो ज्यादा रखें। आप जगह एक कमरा बना रहे हैं, रूम बना रहे हैं, तो 25-30 लोग रखेंगे क्या मजदूर? पागल तो नहीं है आप। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है, टेक्निकल काम ज्यादा है और बंदे थोड़े हैं, एंजाइम थोड़े। मेजॉरिटी जो 70% एंजाइम है हमारे पास होते हैं वो राइबो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा एंजाइम है, ठीक है ना। एंजाइम आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम कंसंट्रेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड पीएच से सेंसिटिव है। ये मैं पढ़ाऊंगा कैसे सेंसिटिव, मतलब टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट है। टेम्परेचर और पीएच एंजाइम को तोड़ फोड़ देंगे। एंजाइम आर हाईली आर स्लाइटली स्पेसिफिक। इस चीज को भाई समझना है। मुझे बताएं, अगर एक सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, सबस्ट्रेट है कौन सा, ग्लूकोज। इसके लिए जो एंजाइम है वो है, जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सो, सुना है हेक्सोकाइनेज? नहीं सुना? ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है भाई, जो फॉस्फेट देता है। ओके, अब मुझे बताएं क्या ये ग्लूकोज को सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट यूज करता है? क्या ग्लूकोज को और यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब जब गौर से सुने, जब एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करे तो उस एंजाइम को आप कहेंगे ये स्पेसिफिक है। कितना? ये हाईली स्पेसिफिक है। एक के अलावा किसी और सबस्ट्रेट दूसरे को तीसरे को कैटालाइज नहीं करेगा, ये हाईली स्पेसिफिक हो गया। अब मैं एक और बात पूछ रहा हूं, आपने में भी ना पढ़ी हो, काफी बच्चों ने पढ़ी होगी।
क्या एंजाइम एक से 2 3 4 5 सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है? एक एंजाइम 1 2 3 4 इन सारे सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है। शर्त ये है कि ये जो सारे सबस्ट्रेट हैं ये आपस में क्लोज होना चाहिए। When one enzyme catalyze more than one substrate, that enzyme is said to be as less specific enzyme. ज्यादा फायदे वाला कौन सा है? हाईली स्पेसिफिक या लेस स्पेसिफिक? लेस स्पेसिफिक, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा काम चलाएगा। रेगुलेटरी एंजाइम कौन सा है? रेगुलेटरी, जो रेगुलेशन करे, बैलेंस करे, इधर ना उधर हो, ये ना वो ना वो। लेस स्पेसिफिक। अभी मैं एक बात बता रहा हूं, मुझे बताना, सारे आप बताएंगे, मैं सिर्फ बात करूंगा। मैं आपसे जो बात बता रहा हूं वो पूछूंगा ये हाईली स्पेसिफिक से क्यों डिफरेंट है। मैं पूछूंगा हाईली स्पेसिफिक से क्यों डिफरेंट है। सुने, एक भाई सबस्ट्रेट है, एक, उसके लिए एंजाइम भी एक है, सबस्ट्रेट भी एक और एंजाइम भी एक। ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है और ये सबस्ट्रेट इससे कैटालाइज हो रहा है, और कोई भी एंजाइम दुनिया का नहीं है जो इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करे। यहां पे क्या था और यहां पे क्या है? फाइंड किया फर्क आपने? नहीं किया आपने फर्क, शायद नहीं किया। देखें, ये बात फाइंड किया। अच्छा, मेरी बात सुने। ओके ओके गुड, मेरी बात सुने। यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक में क्या था? हाईली स्पेसिफिक में क्या था? एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट। एंजाइम स्पेसिफिक है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं। इस सबस्ट्रेट को एंजाइम 2 भी कैटालाइज कर सकता है, एंजाइम 3 भी कर सकता है, एंजाइम 4। आप बताएं, क्या ग्लूकोज किसी और रिएक्शन में यूज नहीं होगा? ग्लाइकोलाइसिस के अलावा, एक्सोकाइनेज के अलावा कोई यूज नहीं करेगा क्या? करेगा भाई, बहुत सारे एंजाइम करेंगे, बहुत सारे स्टार्च बनाने वाले, ग्लाइकोजन बनाने वाले, माल्टोज बनाने वाले, लैक्टोज बनाने वाले। हाँ, याद है ना? तो बहुत सारे करेंगे। मगर यहाँ पे इस सबस्ट्रेट को, इसके अलावा, यानी एंजाइम भी स्पेसिफिक है, सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक है। यहाँ पे दोनों स्पेसिफिक है, वहां पे सिर्फ एंजाइम स्पेसिफिक है। जब एंजाइम स्पेसिफिक हो, एक ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज करे, उसे हाईली स्पेसिफिक कहेंगे। जब एंजाइम भी हाईली स्पेसिफिक हो, सबस्ट्रेट भी हाईली स्पेसिफिक हो, इसे आप कहेंगे एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। इस पॉइंट को आप कहेंगे एब्सोल्यूट स्पेसिफिक एंजाइम। और ये आपका एग्जांपल है यूरिएज वाला। यूरिएज नाम का एक एंजाइम है जो आपका न हाईली स्पेसिफिक है, न स्लाइटली या लेस स्पेसिफिक है, जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक है। थर्ड नंबर पर हमारा हो गया एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। ओके, ये बातें क्लियर? क्या मुझे बताएं, एंजाइम इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, क्या बॉडी के बाहर काम कर सकते हैं या नहीं? भाई कर सकते हैं। आप एंजाइम को मीडियम दें, टेम्परेचर नॉर्मल दें, पीएच नॉर्मल दें। आप वाटर चाहिए एंजाइम को वाटर चाहिए, एक्वस मीडियम चाहिए, और सारी कंडीशन फेवरेबल चाहिए, तो बॉडी के अंदर क्या, बॉडी के बाहर ही काम करेगा। बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो एंजाइम अंदर काम कर रहे हैं? बाहर भी करेंगे भाई। अगर वही इन्वायरमेंट आप बाहर दें, लैब के अंदर दें, तो बाहर एंजाइम को आपने रोका है क्या कि बाहर काम ना करें? तो एंजाइम अंदर भी काम करते हैं, बॉडी के अंदर काम करेंगे, तो उन काम को हम कहेंगे इन विवो मतलब नेचुरल कंडीशन में बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर लैब के अंदर, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल मीडियम में। आर्टिफिशियल मीडियम में काम करें तो क्या कहेंगे, कमेंट में लिखें। और नेचुरल एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर, सेल के अंदर काम करें तो क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल मीडियम में क्या कहेंगे, नेचुरल में क्या कहेंगे? कमेंट में लिखें जल्दी। एंजाइम रिक्वायर करता है कोफैक्टर, हमने पढ़ा, वेरी गुड। कोफैक्टर, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी ये पॉइंट हमारी आ गई है जो कि हमें आज अगर टाइम मिला है
तो पढ़ेंगे, अदरवाइज कल पढ़ेंगे। टाइम पूरा हो गया है, 5 मिनट पढ़े हैं। कोशिश करता हूँ मैं आपको टर्नओवर रेट पढ़ा रहा हूँ, आगे जो चीजें मैं पढ़ा सका तो पढ़ाऊंगा। अदरवाइज मेरा लास्ट पीरियड भी होता है रमजान शरीफ में, कोई नहीं बचता पावर पढ़ाने का, इसीलिए बहुत स्लो चलता हूँ, बहुत इतना ढीला ढीला चलना पड़ता है, समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, रमजान शरीफ के बाद इंशाल्लाह हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा और कोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बस कुछ ही दिन है, 3-4 दिन है, इंशाल्लाह 27 से छुट्टी करेंगे और एंजॉय करेंगे छुट्टियों को। छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा आ जाएं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। यहां से क्या समझना है, जो एनर्जी यूज करते हैं वो कम यूज करते हैं एनर्जी। अगर एंजाइम ना हो तो एनर्जी ज्यादा यूज होगी। इतना समझ लें कि आप पानी में किसी चीज को डिजोल्व करें तो वो डिजोल्व हो जाएगी, जितना टेम्परेचर ज्यादा देंगे वो चीज पिघल जाएगी, वो चीज पिघल जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। हीट देने से एनर्जी ज्यादा चाहिए। बॉडी के अलावा भी रिएक्शन हो सकते हैं, एंजाइम के अलावा भी रिएक्शन हो सकते हैं, मगर एनर्जी ज्यादा चाहिए। एंजाइम एनर्जी को कम करते हैं, एनर्जी इतनी के बजाय इतनी इस्तेमाल करके वही काम करके देते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्यों है, एक टाइम बचाने के लिए, एक एनर्जी बचाने के लिए। जल्दी में काम करके थोड़ी एनर्जी कंज्यूम करके हमें काम करके देते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम यूज करते हैं। तो ये भी आपका सवाल है भाई, डिटेल में पढ़ना है इनको। एंजाइम डू नॉट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, ये भी आपका, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब इक्विलिब्रियम में फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी पढ़ेंगे ना हम, तो आप देखेंगे जब रेट इक्विलिब्रियम में होगा, सेचुरेशन पे होगा, वहां पे एंजाइम अफेक्ट नहीं करेगा। जब सेचुरेशन आ जाएगी ना, वहां पे एंजाइम अफेक्ट नहीं करेगा। जितना एंजाइम बढ़ा दें, जितना जो है वो फूड बढ़ा दें, तो जब सेचुरेशन आ जाएगी, सेचुरेशन के ऊपर आपका कोई भी जो है वो एंजाइम अफेक्ट नहीं करता। एंजाइम डू नॉट अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। अच्छा एक और बात, एंजाइम जो है वो सेंसिटिव है, हाँ ये हो गई पीएच टेम्परेचर से। अभी आ जाएं भाई, काम की बात बता रहा हूं मैं, अभी मैं काम की बात बता रहा हूं। हाँ 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 हाँ, कोशिश करके ये कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम थोड़ा है भाई। आपकी बॉडी में हजारों रिएक्शंस चल रहे हैं, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। इतनी एनर्जी कहाँ से लाएंगे, हजारों रिएक्शन एट अ टाइम चल रहे हैं, सबको कैसे एनर्जी देंगे। इसीलिए आपकी बॉडी में एंजाइम्स आ गए जो डिक्रीज करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी जो एनर्जी यूज होगी रिएक्शन करने में वो डिक्रीज करेंगे, यानी कम इस्तेमाल करेंगे, और वही आपको काम करके देंगे। यानी सारे रिएक्शन भी हो जाएंगे और एनर्जी भी कम यूटिलाइज होगी, काम भी हो गया और जो है रिएक्शन भी हो गया, हमें प्रोडक्ट भी मिल गया, एनर्जी भी कम लगी। ठीक है ना, ये एंजाइम की भलाई है। अभी इस टर्नओवर रेट को पढ़ाऊंगा मैं, ये चीज जुदा है, कंप्यूटर वाले ने मिला के लिख दिए। ये चीजें जो है वो इकट्ठी हैं, डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी में आ रही हैं सारी चीजें, लोकल कंडीशन, मॉलिक्यूलर कोलेजन, लीस्ट एनर्जी, रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह। टर्नओवर रेट को समझें। आपके क्रिकेटर कौन से फेवरेट क्रिकेटर हैं, छक्के वाले, छक्के वाला कोई क्रिकेटर आपका जिसके आप फैन हो, कोई भी नाम लिख दें। या कोई स्लोएस्ट, रिजवान, बाबर, शाहिद आफरीदी, धोनी, धोनी धोनी, कोहली, आफरीदी, ओके, सारे बहुत अच्छे रांदीगर हैं, बहुत बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। कोई विराट कोहली बिल्कुल, और कोई ऐसा जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, जे आप 6 ओवर उसको पिच पे खड़ा कर दें वो स्कोर करे ही ना। इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, राहुल, हसन, अच्छा रोहित शर्मा भाई ये तो बहुत तेज है, बड़ा अच्छा बल्लेबाज है। आप रोहित शर्मा की ये गलत बात कह रहे हैं, रोहित शर्मा बहुत अच्छा रांदीगर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, हाँ। अच्छा चलें बात सुने, टर्न ओवर रेट की बात सुने, टर्न ओवर रेट की बात सुने।
मिसबाह, बिल्कुल हमारा मिसबाह, बिल्कुल बहुत स्लो है। तो टर्नओवर रेट की बात सुने। टर्नओवर रेट की मतलब है एंजाइम के रिएक्शन करने की स्पीड कितनी है। अब ये स्पीड का मतलब क्या है कि कौन सा एंजाइम ज्यादा प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी ज्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। टर्नओवर रेट क्या है कि कौन सा एंजाइम ज्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट यूटिलाइज करेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट। अब ये स्पीड कैसे बनेगी एंजाइम की, आप कहेंगे सर एक बात है, ये जो रेट है ना, ये जो स्पीड को कह रहे हैं, ये स्पीड डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एक्टिव साइट पर। नंबर ऑफ एक्टिव साइट पर एक जो एंजाइम है उसके पास एक्टिव साइट है 1 2 3 4, दूसरा एंजाइम है उसके पास एक्टिव साइट है 1। अब 10 मिनट इसको भी रिएक्शन करवाएं, 10 मिनट इसको भी रिएक्शन करवाएं, बताएं अगर 1 मिनट में एक प्रोडक्ट यूज करे तो ये एक ही रिएक्टेंट यूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसी टाइम में ये कितने रिएक्टेंट यूज करेगा, कितने सबस्ट्रेट यूज करेगा, 4। कौन सा स्पीड वाला हो गया, जिसके पास एक्टिव साइट ज्यादा है। तो स्पीड जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एक्टिव साइट पर। जितनी नंबर ऑफ एक्टिव साइट ज्यादा होंगी उतनी जो स्पीड है यानी कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट वो ज्यादा होगी। और इस स्पीड को क्या कह रहे हैं, टर्न ओवर रेट या टर्न ओवर नंबर भी कहते हैं, या इसे हम और टर्न ओवर रेट और टर्न ओवर नंबर के अलावा इसे हम कहते हैं सेंट्रल कैटालाइटिक एक्टिविटी, सेंट्रल कैटालिटिक एक्टिविटी कह रहे हैं। ठीक है ना। आज के लिए भाई इतना काफी है, बेल बज चुकी है, टाइम हो चुका है। कल हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, की एंड लॉग थ्योरी। फिशर नाम साइंटिस्ट की 1890 में दी है इसने, और कोशलैंड नाम के साइंटिस्ट की थ्योरी जो 1959 में दी है, हाँ 59 में दी है, जो कि इंड्यूस फिट मॉडल और की दोनों में ये बहुत सारे डिफरेंस हैं जी। मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आज वाला भी इंशाल्लाह। और सुने की एंड लॉग थ्योरी को पढ़ के आए, इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी को भी पढ़ के आए, ताकि मैं आपको जब पढ़ाऊं तो आप कमेंट देते जाएं। ठीक है ना। ओके ओके। आप वैसे अच्छा कंप्रोमाइज करते हैं, अच्छा जो है तो रिप्लाई देते हैं आप, मगर फिर भी कोशिश करना। कल हम ये पढ़ेंगे एंजाइम, हाउ एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये 4 पॉइंट्स, ट्रांजिशन स्टेट, लीस्ट एनर्जी रिक्वायर, मॉलिक्यूलर कोलिजन कैसे होगी, लोकल कंडीशन क्या है, एंजाइम डिक्रीज कैसे करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है ना। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। ओके।